नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक करेंगे। एक बिहार स्पेशल का भी मैं न्यूज़ करवाऊंगा आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो कल बिहार गई थी और उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत भी की है। तो उस चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि 69 का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद शुरू कर लेता हूँ। 69 का रिज़ल्ट का डेट आपको पता ही है कि 14 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा। ओके, लेकिन बात ये नहीं कि कब आएगा, बात ये है कि आपको क्यों जानना है कब आएगा। क्या आप रिज़ल्ट आने के बाद शुरू करेंगे? अगर आपका नंबर मान लीजिए 60 से ज़्यादा आ रहा है या कम भी आ रहा है, दोनों परिस्थिति में तो आपको मेंस की तैयारी ही करनी है। अगर आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मुझे पता नहीं कि रिज़ल्ट आएगा, जब फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब मैं शुरू करूंगी फिर से, या रिज़ल्ट आ जाएगा जब मैं पास हो जाऊंगी तब मैं मेंस के लिए पढ़ूंगी। किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं चलता है। और ये इंतज़ार मत कीजिए, अभी से पढ़िए। रेगुलर पढ़ना होता है। एग्ज़ाम के 2 दिन बाद से लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ठीक है भाई, 2 दिन रेस्ट कर लिया, जैसा भी पेपर गया उस चीज़ को एक्सेप्ट करके थोड़ी सी मैच्योरिटी लाकर पढ़िए। अभी से पढ़िए। 70 बीपीएससी के लिए अगर देना चाहते तो भी और 69 के लिए देना चाहते हैं तो भी। बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे अगर आप रिजल्ट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो 1.5 महीने आपका संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। ठीक ना? तो इस सब चीज़ों को मत सोचिए रिजल्ट कब आएगा। अगर आपको पता है कि आपके मार्क्स बहुत ही कम बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तो आपको और अच्छे से मेंस की तैयारी करना चाहिए 70 बीपीएससी की। और आपको पता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो भी आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए दिसंबर के लिए। बाउंड्री पर हैं तो भी आपको तैयारी करना चाहिए। पूछिए क्यों? बाउंड्री पर हैं, क्या पता चला कि सिलेक्शन हो गया पीटी में और मेंस के लिए समय ही नहीं मिला, तो एक अटैम्प्ट आपका बर्बाद चला जाएगा। पीटी के बाद, पीटी होने के बावजूद आपका मेंस नहीं हो पाए, क्योंकि 1 महीने में 14 नवंबर से 14 दिसंबर 1 महीने का समय है। उतने दिन में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो किसी परिस्थिति में आपको पढ़ना चाहिए और खूब मन से पढ़िए। ओके, चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपना न्यूज़पेपर का डिस्कशन। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट होता है, एक छोटा सा पहलू होता है जीवन का। ओके, जीवन नहीं है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, पहला हेडिंग क्या है आज का? ओवर 2 मिलियन ट्रैप्ड इन गाजा एज अटैक्स कंटिन्यू। एक गाजा पट्टी छोटा सा इलाका है, उस पर रोज़ हज़ारों बम गिर रहे हैं और लोग उसमें फंसे हुए, ना उनको पानी मिलता है। प्रतिदिन 1 लीटर पानी आपको मिलता है। इसमें आपको नृत्य क्रियाक्रम भी करना है और आपको पीना भी है। 1 लीटर पानी मिल रहा है, वो भी इंसान ही है ना? ठीक है, तो ये वहाँ पर गाजा पट्टी में चल रहा है। इससे संबंधित क्या न्यूज़ बताऊँ? एक एनालिसिस वीडियो हम बना चुका हूँ स्टडी फॉर ज्ञान पर, उसको देख सकते हैं आप। और बस उसमें तो और कुछ नहीं है। बाकी आज अपना शुरू करते हैं क्या, तो आर्टिकल से पहले एक और न्यूज़ है यहाँ पर। देखिए क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून, जिसको क्या कहा जाता है बंधुओं, तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये भारत से लौटना शुरू हो गया है, मतलब कि भारत से अब लौटना शुरू हो गया। मानसून के लौटने का समय आ गया है। और लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा करवाती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में, इस इलाकों में खूब ज़्यादा वर्षा होगी अभी। ओके, तो अब तमिलनाडु में वर्षा की शुरुआत होगी। बाकी पूरे भारत से मानसून लौट चुकी है। अक्टूबर के महीने में आसमान साफ दिखेगा, दिन में गर्मी लगेगी, रात को मौसम सुहावना हो जाता है क्योंकि आसमान साफ रहता है और इसको क्वार की गर्मी भी कहा जाता है। और थोड़ा सा शरद मौसम का शुरुआत हो जाता है, शरद ऋतु कहा जाता है इसको। तो ये साउथ वेस्ट मानसून आपका सितंबर हाफ के बाद से लौटना शुरू हो जाता है और अभी तक अक्टूबर आते आते संपूर्ण रूप से विड्रॉ कर जाता है। ITCZ ये शिफ्ट होकर कहाँ पर चली जाती है? तो विषुवत के आसपास 0 डिग्री के आसपास में चली जाती है। ओके, तो ये छोटा सा मानसून का कॉन्सेप्ट था। बाकी हम लोग आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं और आर्टिकल डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और 3 राज्य प्रभावित हुए हैं। देखिए, भारत के जो 3 राज्य हैं वो हिमनद से जो उत्पन्न बादल फटने के कारण से, हिमनद झील के फटने के कारण से जो उत्पन्न बाढ़ होता है, फ्लड होता है, उससे प्रभावित हुए हैं। और सिक्किम में जो फ्लड आया वो बहुत ही ज़्यादा विभीषिका वाला था और अचानक से फ्लड आया। हिमनद के टूटने से बाढ़ कैसे उत्पन्न होता है, वो किन किन राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं और क्या उसके प्रभाव होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 4 अक्टूबर को सिक्किम के दक्षिण में लोनाक झील, इस झील का नाम ध्यान में रखिएगा, लोनाक झील का दक्षिणी तटबंध टूट गया, जिससे बर्फीले जल और मलबे का एक बड़ा मिश्रण बहकर सामने आ गया। उत्पन्न बाढ़ ने चुंगथांग बांध, कौन सा? तो चुंगथांग बांध
इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। बांध एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इस आपदा में 35 से अधिक लोगों की जान चली गई, 14 पुल क्षतिग्रस्त हो गए, 13 से 20 घरों को गंभीर क्षति पहुंची है और इससे भारी तबाही हुई है। उसी पर यह आधारित आज का आपका आर्टिकल होगा। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल था। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है इसको बोलते हैं GLOF, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है इसको। हिमनद झीलें कैसे बनती हैं, देखिए आप मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा हिमनद है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, उससे जल पिघलती रहती, उससे बर्फ पिघलती रहती है और वो एक जगह इकट्ठा होती जाती है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। अब ये छोटा सा एक क्या बन जाता है, लेक के जैसे बन जाता है, जो कि था नहीं। हिमनदों के पिघलने के कारण से वहाँ पर मिट्टी जमा होने से, और मिट्टी चूँकि चारों तरफ से घेरा हुआ तो उसमें जल जमा होता गया और एक लेक बन गया। अब ये लेक है बहुत ऊंचाई पर, ढलान पर स्थित हो सकता है, तो थोड़ा सा भी भूकंप या कोई भी और कारण से इन लेक के जो बांध है वो टूट जाते हैं और सारा पानी, सोचिए, इमेजिन कीजिएगा आपके छत पर जो पानी का टंकी है उसको फोड़कर पूरा पानी एक ही साथ बहा दिया जाए आपके घर में, तो क्या होगा। इसी तरीके से ये जो लेक हैं इनके बांध टूट जाते हैं और सारा पानी बह के अचानक से पूरे शहर में आ जाता है या नदियों में आ जाता है। तो बांध भी इन इतने सारे पानी को अचानक नहीं झेल पाती है। और अगर लेक के बारे में कई बार तो पता भी नहीं चलता है। सिक्किम में जो अभी घटना हुई उससे पहले नेपाल में भूकंप आई थी। उस भूकंप का असर दिल्ली में भी पड़ा था। तो नेपाल में जो भूकंप आया उसके कारण से क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लेशियल लेक है इनके बांध चूँकि बहुत कमज़ोर होते हैं, हिमानी से बने होते हैं। हिमानी का तात्पर्य है कि जो हिमनद के नीचे मिट्टी रहते हैं वो बहुत ही कमज़ोर मिट्टी होते हैं, उनसे बने होते हैं। तो थोड़ा सा भी भूकंप आता तो क्या होता है, ये टूट जाती है, इनमें दरार आ जाती है, जिसके कारण से भारी मात्रा में जल अचानक से नीचे आ जाती है। इसी को कहता है फ्लैश फ्लड, यानी कि बहुत तेज़ी गति से बाढ़ आ जाती है ना। जैसे लगता है किसी ने बहुत भारी मात्रा में पानी को एकाएक छोड़ दिया हो। तो यही घटना हुई और इसके कारण से बहुत सारे लोगों की जान गई है। आपको अगर याद होगा तो पिछले साल उत्तराखंड में भी इस तरह की घटना देखी गई थी। तो ये घटनाएं आम हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं की जो बारंबारता है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो भी बढ़ गई है धीरे धीरे। ओके, तो देखिए क्या होता है। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं शब्दों में। पिघलते ग्लेशियर के सामने, ऊपर या इसके नीचे स्थित होती हैं। इसके अलावा हिमनद झीलों का निर्माण हिमनदों या ग्लेशियरों के मुहाने के पास पिघलते जल के संचय से होता है। अगला देखिए क्या है कि जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है और अधिक खतरनाक होती जाती हैं, क्योंकि हिमनद झीलें अधिकांशतः अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टानें या मलबों से बनी तलछट से घिरी होती है। अभी मैंने समझाया कि वो झील जिस मिट्टी पर बनी हुई है, जो मिट्टी उसके बांध का काम कर रहा है, जो उसको मिट्टी रोक के रखा हुआ है, वो बहुत ही कमज़ोर मिट्टी होती है। इसलिए वो ज़्यादा दिन तक उसको रख नहीं पाती है और थोड़ा सा भी उसमें जल अगर बढ़ जाए, जलवायु परिवर्तन का अगर ज़्यादा बर्फ पिघलने लग जाए तो झील जो होती है वो तोड़ कर नीचे आ जाती है। समझ में आ गया होगा। यदि इनके चारों ओर की सीमा टूट जाती है, जल की भारी मात्रा पहाड़ों की ओर से नीचे की ओर बहने लगती है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है। इसे हिमनद झील के फटने से GLOF के रूप में जाना जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब GLOF कई कारकों से हो सकते हैं। हो सकता है कि उस क्षेत्र में भूकंप आया हो, ये भी तो हो सकता है। अभी मैंने बताया कि नेपाल का भूकंप बताया जा रहा है सिक्किम में बाढ़ का कारण। अत्यधिक भारी वर्षा हुआ हो, बर्फीले हिमस्खलन हो गए हों, या किसी और कारण से वो बांध जो है वो टूट गया हो, है ना। इसके कारण से क्या हो जाएगा, ये GLOF की घटना देखी जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर फोटो के रूप में भी बताया गया है कि ये बना रहता है, यही इलाका, ये मिट्टी इसको घेर के रखती है और यही जब टूट जाती है तो क्या हो जाता है, भारी विनाश बनाती है। GLOF के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो पहला जलवायु परिवर्तन हो सकता है। क्षोभ मंडल का बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। और तापमान के बढ़ने से क्या होगा, बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी। बर्फ़ के ज़्यादा पिघलने से क्या होगा, जोड़ते जाइए एक दूसरे चीज़ों को। तो ग्लेशियर लेक अधिक बनेंगे पहाड़ों में, और ग्लेशियर लेक अधिक बनेंगे तो क्या होगा, खतरा ज़्यादा उत्पन्न होगा। आपको नहीं पता होगा लेकिन केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 ईस्वी में, वो भी इसी कारण से आई थी। लेकिन वहाँ पर भूकंप नहीं आया था, वहाँ पर ग्लेशियर लेक बने हुए थे ऊपर में, और भारी बारिश के कारण उसमें इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया कि वो पूरा का पूरा हिमानी तोड़ के बाहर आ गई और पूरा मिट्टी पत्थर का गाद लेते हुए वो ज़मीन तक आ गई थी और इतना सारा नुकसान किया था। ये चीज़ घटना जो है ये भी इसी के कारण हुआ था।
हिमनदों के पीछे हटना, जैसे जैसे तापमान वृद्धि के कारण हिमनद पिघलते जाते हैं और पीछे हटते जाते हैं, अपने पीछे गर्त या बेसिन छोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, ये बर्फ़ पिघल गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक खाली सा जगह हो जाएगा। अब इस खाली जगह में क्या होगा, तापमान के बढ़ने के कारण हो सकता है कहीं और बर्फ़ का पिघला हुआ पानी आकर जमा होने लग जाए, या बारिश के पानी इसमें धीरे धीरे इकट्ठा होकर ये क्या बना दे, एक पूरा का पूरा लेक बना दे ऊपर में, है ना, जिससे हिमनद झीलों का निर्माण हो सकता है। जब ये झीलें आकार बहुत बड़ी हो जाती हैं तो तटबंध पर दबाव पड़ता है और तटबंध इनका जो बांध है वो टूट जाता है। हिमनद की वृद्धि यानी कि ग्लेशियर की वृद्धि, कुछ हिमनदों में वृद्धि या उफान की स्थिति बन सकती है जो तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने की अवधि है। इस वृद्धि के दौरान हिमनद पिघलते जल को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे यह अस्थायी हिमनद का निर्माण हो सकता है और इससे भी GLOF की घटना देखी जा सकती है। उच्च भेद्यता सूचकांक, हाई वल्नरेबिलिटी क्वांटिटेट, क्या इसका मतलब क्या होता है, जो हाई वल्नरेबिलिटी कोसेंट होता है इसका क्या मतलब क्या होता है, इन झीलों के तटबंधों में हिमोड, सैल, बोल्डर, मिट्टी, बर्फ के ढीले जमाव होते हैं। चूँकि ये जो तटबंध होता है, ये तटबंध कोई अस्थायी नहीं होता है, उपयुक्त रूप से संकुच यानी कॉम्पैक्ट नहीं होते, यानी कि खूब मजबूत नहीं होता है। ये यही कह रहा है, बात को घुमा फिरा के एक ही शब्द लिख रहा है बार बार, है ना। और इसके कारण भी इनकी वैधता, वल्नरेबिलिटी कोसेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पर खतरा बना रहता है। हिमस्खलन या भूस्खलन, हिमस्खलन, शैलस्खलन, भूस्खलन बांध सामग्री, डैमिंग मटेरियल से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह दुर्बल हो जाता है, ढह जाता है और झील का जल अचानक बहकर बाहर निकल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ सुनिएगा, जो उत्तराखंड में घटनाएं हुई हैं उसके पीछे एक रीज़न बताया जाता है। उत्तराखंड में बहुत भारी स्तर पर निर्माण का काम चल रहा है और पहाड़ बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारे पूर्वज बताते थे कि पहाड़ में जाओ तो ज़ोर से चिल्लाओ भी मत, इतना ज़्यादा पहाड़ सेंसिटिव होता है। मिट्टी का पहाड़ है पूरा हिमालय का रीजन, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ड्रिलिंग मशीनें चलती हैं, उससे कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उसके कारण भी ये झीलें कई बार टूट कर बाहर आ जाती हैं और सारा का सारा फ्लड आ जाता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एक और रीजन, मानव निर्मित रीजन भी मैं बता रहा हूँ। ओके, भूकंप के बारे में बता ही चुका हूँ मैं। ज्वालामुखी गतिविधि भी हो सकता है कि कहीं पर, अपने देश में तो नहीं, या कहीं दूसरे जगहों पर ज्वालामुखी गतिविधि के कारण भी इसकी घटना देखी जाती है। मानवीय गतिविधि हो सकता है, आसपास खनन, निर्माण या वनों की कटाई। पेड़ जब आप काट देते हो तो इनका बांध जो है वो और कमज़ोर हो जाता है। मान लीजिए उस बांध के जो बांध है, मिट्टी, उस पर पेड़ कुछ जन्मे हुए, तो पेड़ क्या करती है, न सिर्फ आपको ऑक्सीजन देती है बल्कि मिट्टी को भी बांध कर रखती है वो। तो जब आप एक पेड़ को काटते हैं तो उस पेड़ को तो काटा ही आपने, उसके आस पड़ोस की मिट्टी को भी आपने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उनका अपर्दन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, वो बह जाएंगी वहाँ से, ठीक ना। तो इसके कारण भी होता है। कृत्रिम झील का निर्माण, जल विद्युत बांध या खनन गतिविधि जैसे निर्माण परियोजना परिणाम स्वरूप कृत्रिम हिमानी झील का निर्माण हो सकता है और कुशल रूप से डिजाइन किए गए बुनियादी ढांचों और रखरखाव से भी GLOF का जो वल्नरेबिलिटी है, जो इसकी आशंका है, वो बढ़ सकती है। अब अगला है कि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। चलिए, प्रभाव के बिना पढ़े मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज़, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ, इसमें आपको सिखाता हूँ कि लिखते कैसे हैं। चलिए, आपको मैंने बता दिया कि हिमस्खलन के कारण बाढ़ आ गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। जरा सोचिए एक बार, लोगों की मृत्यु होती होगी, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, डे टू डे लाइफ प्रभावित होता है, प्रदूषण फैल सकता है, मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ हो सकती है, जो शहरी अवसंरचना है उसको नुकसान पहुंच सकता है, आजीविका के लिए व्यवधान हो सकता है, घर, बाजार, होटल सब बहकर नीचे आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए, इन आंकड़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार आंसर राइटिंग के लिए। अवसंरचना और पर्यावरण का नुकसान हो सकता है, सीमा पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि हिमच्छादित मुख्य जल क्षेत्र से दूर निचले इलाकों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊपरी सतलज नदी बेसिन चीन में उत्पन्न सीमा पारीय GLOF पूर्वी हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में खतरा उत्पन्न करती है, यानी कि चीन में जो ग्लेशियल ब्लस्ट हुआ था उसके कारण से हिमाचल प्रदेश में खतरा उत्पन्न हो गया। अब अगला बनता है कि भारत कितना ज़्यादा वल्नरेबल है इन चीज़ों को लेकर, कि भारत में कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सेंसिटिविटी है और खतरा है। तो इसरो का ग्लेशियर लेक एटलस, ये किसका है, ISRO का है, अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने हिमालय नदी घाटियों के लिए ग्लेशियर लेक एटलस जारी किया है। और ये क्यों जारी किया, इस एटलस का तात्पर्य होता है कि ग्लेशियर लेक कहाँ कहाँ पर हैं। ये इसरो ने ऊपर से फोटो खींचकर दिखाया है कि भाई साहब देखो, इसी से इलाके में ग्लेशियर लेक हैं, और अगर थोड़ी सी भी हिलडोल हुई, कंपन हुआ या कुछ और ज़्यादा बारिश हुई तो ये सारे बहकर नीचे आ सकते हैं। तो आपको पहले ही इससे सचेत हो जाना चाहिए। ओके,
यह एटलस 2016-17 के दौरान रीसैट्स 2 उपग्रह द्वारा प्राप्त छवियों का उपयोग करके तैयार किया गया। इसमें 0.25 हेक्टेयर से बड़े आकार के 28,000 से अधिक हिमनद झीलों की पहचान हुई। 28,000 बहुत बड़ी संख्या है ये। इतने बड़े स्तर पर हिमनद झील कहाँ पर देखे गए हैं? हिमालय के रीजन में। जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए और उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम और आगे तक चले जाइए, वहाँ तक हैं सारे के सारे 28,000। सिक्किम में 300 से ज़्यादा हैं और इसमें 10 को GLOF के प्रति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट 10 ऐसे हैं सिक्किम में जिसमें हो सकता है। उत्तराखंड में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 486 हिमनद झीलों में से 13 जो हैं वो सेंसिटिव हैं, इनमें बाढ़ आ सकती है। जम्मू कश्मीर में भी है और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में है। इससे पता चलता है कि GLOF का खतरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे हिमालय रीजन को प्रभावित करता है GLOF का खतरा। तो कहाँ कहाँ पर खतरा है और किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है और क्या होता है GLOF, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे क्या आग्रह करता हूं या क्या उम्मीद करता हूं कि आप इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये आपको सोचना है। सोचिए जरा कि इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक पेड़ लगाना हो सकता है। निर्माण कार्य करने से पहले उस इलाके में ग्लेशियल आउटबर्स्ट की संभावना है कि नहीं, इससे हो सकता है बचाव हो सकता है। और जहाँ पर इस तरह के संवेदनशील चीज़ें हैं उस इलाके में इंसान को बसने से रोक कर किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करके, यानी कि हिमालयन क्षेत्र में तापमान को बढ़ने से रोक कर इससे बचाव किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, अगर कहीं पर ग्लेशियल का इस तरह का बांध है हिमनद, तो उसके चारों तरफ क्यों ना इंसान जाकर खूब मजबूती से एक बांध बना दे जिससे वहाँ पर ये बंद कर रह जाए। ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है कि इनमें से थोड़ा थोड़ा करके जल निकास कर दिया जाए जिससे क्या हो कि फ्लैश फ्लड की संभावना समाप्त हो जाए। थोड़ा थोड़ा जल निकास करके इनमें जो जल की मात्रा उनको इतना कम कर दें कि अगर बह भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब कुछ ऐसे तकनीक हैं जिसके माध्यम से इनसे बचा जा सकता है। मैंने शब्दों में बताया है, अब आपको इसको लिखना है अपने शब्दों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये है आपका PT फैक्ट से संबंधित। ये देखिए कौन है, तो महसा अमीनी है। महसा अमीनी एक महिला थी और ये ईरान की महिला थी, ईरान की। और आपको रोज़ उठकर मैंने एक दिन और बोला था, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कहीं से भी बिलोंग करते कि आप भारत के निवासी हैं। महसा अमीनी जी एक इस्लामिक देश ईरान की निवासी थी और वहाँ पर ये सड़क पर आम दिन जैसे सब लोग चल रहे होते वैसे ही चल रही थी। इनके बुरखे में से थोड़ा सा इनका बाल दिख रहा था। क्या मैंने बोला? इनके बाल दिख रहे थे थोड़े से। और इसके कारण से वहाँ पर एक फोर्स होती है जो वहाँ पर इस्लामिक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं सड़क पर। सही सुन रहे हैं आप, इस्लामिक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं सड़क पर। अपने देश में एक तरफ जहाँ ये आंदोलन चल रहा था कि मुझे बुर्का पहनना है, वहीं एक जगह है दुनिया में जहाँ पर हिजाब में से थोड़ा सा बाल दिखने के कारण इस लड़की को इतना मारा गया कि इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु ही नहीं हुई सिर्फ, बल्कि इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में पूरे दुनिया भर में पिछले साल प्रोटेस्ट भी हुए थे। भारत में नहीं हुए थे, भारत में हम इतने सामाजिक रूप से जागरूक नहीं हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट करें। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में कर रहे हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, जिनकी जैसी भावना। लेकिन इतने सेंसिटिव इशू को लेकर नहीं हुए थे प्रदर्शन। तो इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ईरान की महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया। ईरान में सबसे बड़े आंदोलनों में से एक किया था उन्होंने। और न केवल ईरान है बल्कि पूरे दुनिया भर में आंदोलन हुए थे। तो उसके बाद से इनको क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। महसा अमीनी हुज डेथ लेड टू प्रोटेस्ट अवार्ड EU ह्यूमन राइट्स प्राइज। यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट का जो प्राइज़ होता है वो महसा अमीनी को दिया गया है। इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पर, तो ईरान में। वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड होते हैं जो इस्लामिक शरिया लॉ को बहुत ही सख्ती से वहाँ पर लागू करते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी शरिया लॉ में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बाल दिखने पर मार दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। सऊदी अरब भी एक देश है इस्लामिक, वहाँ पर तो इस तरह की घटनाएं नहीं देखी जाती हैं, लेकिन ईरान में देखी गई हैं। तो इनको क्या किया गया है, ये मात्र 22 साल की थी, 22 साल की थी। कुर्दिश ईरानी वुमेन हु डाइड इन पुलिस कस्टडी इन ईरान लास्ट ईयर। और पूरे दुनिया भर में इनके कारण से फिर प्रोटेस्ट हुआ था। इनको क्या मिला है, तो यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, महिलाओं के अधिकार से संबंधित जहाँ पर भी निबंध वगैरह आए या कोई सवाल आए या आप मान लीजिए कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो ऐसे लोगों का नाम आपको लिखना चाहिए। ऐसे लोगों के नाम
नाम लिखने से ये पता चलता है कि ये जो बच्चा है जो पढ़ रहा है जागरूक है, सिर्फ अपने ही आस पड़ोस की चीज़ें नहीं, दुनिया भर की खबर भी रखता है। इन चीज़ों का भरपूर मात्रा में अपने एग्ज़ाम में यूज़ किया कीजिए। कहाँ पर? तो आंसर राइटिंग वगैरह में, शब्दों का, नाम का। और जैसे इस बार जो जिस महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, मोहम्मदी करके उनका कुछ नाम है, वो भी ईरान के जेल में ही बंद हैं, और वो भी महिलाओं के अधिकार को लेकर ही बुलंद करती रही हैं आवाज़ हमेशा ईरान में। इस्लामिक देशों में, ख़ासतौर से ईरान में तो 1980 के बाद आपको पता होगा इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 1980 में। पहले ईरान जो है एक बहुत ही उदार देश हुआ करता था, और वहाँ पर वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अपनाए जाते थे। और जैसे हम लोग भारत में, आप लोग जैसे जिस तरह से रहना चाहें, जिस तरह कपड़े पहनना चाहें, सब कुछ की आज़ादी होती है, उसी प्रकार से ईरान में भी आज़ादी थी। देखिए, कपड़े पहनना किसी देश के हिसाब से नहीं हो सकता, इंसान के चॉइस के हिसाब से हो सकता है। भारत में लोग हर तरीके के कपड़े पहनते, कुछ बुरखे पहनना भी पसंद करते हैं, और क्यों ना करें, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उनकी अपनी इच्छा होना चाहिए, कोई इन पर ज़बरदस्ती ना थोपे। और कुछ जीन्स भी पहनना पसंद करते हैं। तो ईरान पहले लिबरल हुआ करता था, लेकिन 1980 में वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। क्या बोला मैंने? इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद वहाँ पर सख्त इस्लामिक शरिया कानून को लागू किया गया, और वो भी दुनिया में सबसे सख्ती से लागू किया गया वहाँ पर। तो ये ईरान की अभी वर्तमान की स्थिति है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिएगा अपने एग्जाम्पल वगैरह में। आगे की न्यूज़ पर चलते हैं। आगे का न्यूज़ जो है, ये भी एक बस न्यूज़ है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है जिसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मोदी जी ने, देखिए क्या बोला है, उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीनियन स्टेटहुड को। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मोदी रिटेरिएट सपोर्ट फॉर फिलिस्तीनियन स्टेटहुड। ये बस एक न्यूज़ है, बाकी डिटेल में तो आगे का न्यूज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, भारत जो है, कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ। भारत जो है वो इजराइल में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानता है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है कि एक इजरायली देश भी होना चाहिए और एक फिलिस्तीनियन देश भी होना चाहिए। लेकिन भारत जो है फिलिस्तीन का ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को मान्यता देता है, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करता है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन के द्वारा क्या मानता है कि इजराइल में हमें अपना अधिकार दिया जाए, वहाँ पर अपने देश की स्थापना की मांग करता है। और देखिए, फिलिस्तीन के जो नेता रहे हैं, जैसे आपने यासिर अराफात का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े नेता थे फिलिस्तीन के। और ये जो नेता हैं, इन्होंने मान लिया था, तो उसी कारण से ओस्लो एकॉर्ड भी हुआ था। इन्होंने मान लिया था कि अब इजराइल एक सच्चाई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ का बेनिफिट किसने उठाया? तो हमास ने उठाया, और लोगों को वहाँ पर हिंसक संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित बना दिया उसने। और हिंसक संघर्ष का परिणाम हिंसा ही होता है। हिंसा का परिणाम हिंसा होता है, लोग भुगत रहे हैं, मरते हैं, सामान्य से मासूम लोग मरते हैं। हमास का क्या है, वो तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, बोलेंगे हम इस्लामिक जिहाद कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मेन टारगेट बनते हैं वो कौन है? तो छोटे छोटे मासूम बच्चे और निर्दोष लोग, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो बस शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये हमास ने इसको ओवरटेक कर लिया। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और 81 ईस्वी में, 1981 में इसकी स्थापना हुई हमास की, जिसके बाद से पीएलओ कमज़ोर पड़ने लग गया, और हमास ही हमास चारों तरफ आपको दिखेगा। तो हमास और पीएलओ को अलग करके देखिएगा, फिलिस्तीनियन लोगों को अलग करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि फ़िलिस्तीन कुछ और ही मुद्दा है, हमास कुछ और ही चीज़ है। इसको ध्यान रखिएगा। और भारत हमेशा से ही, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब है कि फ़िलिस्तीनी जो राज्य है, पीएलओ के जो शासित राज्य है, उसको भारत हमेशा से रुपए पैसे से, भोजन से, हर चीज़ से मदद करता आया है। भारत हमेशा से ह्यूमैनिटेरियन एड उसको मिलते ही रहे हैं भारत से, और बड़ी मात्रा में भारत सरकार पैसा देती है उसको। क्यों देती है? मानवता के नाम पर देती है कि ठीक है, वहाँ के लोगों के जीवन मुश्किल है तो मदद करते हैं हम। लेकिन हम इजराइल के साथ ही हमारा अच्छा रिलेशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगला जो टॉपिक है आपका, ये अर्थक्वेक से संबंधित है। देखिए, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी भारी मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो घर बने होते हैं वो मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं। इमेजिन कीजिए ज़रा, मिट्टी और पत्थर के घर बने हुए हैं। मिट्टी वो भी कमज़ोर होती है, और पत्थर उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भार है, तो थोड़ा सा भी वो हिलता है तो इसी पत्थर के नीचे दबकर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए 6 तीव्रता के वहाँ पर भूकंप आए हैं, 6.1 तीव्रता की, जो कि भूकंप है, अच्छा खासा है। और इसमें भी हज़ारों हज़ार लोग मर जाते हैं एक बार में, 1000 लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़ारों लोग तो कम से कम वहाँ पर मरते हैं। कभी कभी संख्या तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरा का पूरा गांव ही दब जाता है पत्थर के नीचे। तो ये भूकंप वहाँ पर क्यों आते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है थोड़ी सी।
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, व्हाई डू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक अकर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज लोकेटेड ओवर मल्टीपल फॉल्ट्स लाइन। देखिए फॉल्ट लाइन आप तो जानते होंगे, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है, MFF होता है मेन फ्रंटल फॉल्ट होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। तो ये सब क्या फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन का क्या तात्पर्य होता है, ऐसी जगहें जहाँ पर क्या होता है दो प्लेटें मिल रही हो। तो जो अफगानिस्तान है वो यूरेशियाई प्लेट पर है, यूरेशियाई प्लेट पर है, और नीचे से भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर होती है। इस टक्कर के कारण ये महाद्वीपीय प्लेटों का टक्कर है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का टक्कर है, और इन टक्कर के कारण बहुत ही भीषण मात्रा में भूकंप उत्पन्न होते हैं हिमालय के क्षेत्रों में, और इस भूकंप के कारण से अफगानिस्तान में भीषण तबाही होती है। नेपाल में भी इसीलिए फ्रीक्वेंटली भूकंप आते हैं। इसीलिए भारत में भी बिहार के इलाका, उत्तरी बिहार का जो इलाका है, या उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, ये भी भूकंप के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा उत्तरी बिहार, दिल्ली को भी इसमें जोड़ लीजिए और इसको नॉर्थ ईस्ट तक खींच के ले जाइए, तो ये पूरा इलाका भूकंप के रूप में बहुत संवेदनशील है। ये चीज़ क्लियर है। अफगानिस्तान में अब थोड़ा सा और प्रभाव है। क्या प्रभाव है अफगानिस्तान में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान इज लोकेटेड ऑन यूरेशियन प्लेट टुवर्ड वेस्टर्न, यानी कि पश्चिम से अफगानिस्तान, द अरेबियन प्लेट सबडक्टेड नॉर्थवर्ड अंडर यूरेशिया। यूरेशिया के नीचे अरेबियन प्लेट जो है वो भी सबडक्ट करती है यहाँ पर, एंड टुवर्ड ईस्टर्न, पूरब की तरफ द इंडियन प्लेट यही चीज़ करती है। पूरब की तरफ में इंडियन प्लेट, पश्चिम की तरफ में अरेबियन प्लेट, और अफगानिस्तान है यूरेशियन प्लेट पर। ये सारे प्लेट जो हैं ये फॉल्ट लाइन वहाँ पर बनाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर भीषण भूकंप देखने को मिलता है हमें। अगला क्या लिखा है, इन सौदर्न अफगानिस्तान द अरेबियन एंड इंडियन प्लेट्स एडजॉइन एंड बोथ सबडक्ट नॉर्थवर्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट। देखिए अरेबियन प्लेट इधर से आ रहा है, इधर से इंडियन प्लेट है, और ये दोनों यहाँ पर इसको सबडक्ट करते हैं और दोनों नॉर्थ की तरफ में फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में फॉल्ट लाइन क्रिएट होते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी भूकंप का ज़्यादा होता है। और उसके अलावा भूकंप बार बार आते हैं और उनका रिएक्टर स्केल पर उच्च भी होते हैं वो। तो इसलिए अफ़गानिस्तान में लोगों के जीवन वैसे ही बहुत मुहाल है, ऊपर से भूकंप ने भी उनके जीवन को परेशान कर रखा है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हो सकता है शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ लिया जाए कि अफ़गानिस्तान भूकंप के कारण क्या है। तो तीनों प्लेटों के कम से कम नाम जरूर लिख दीजिएगा। एक है यूरेशियन प्लेट जिस पर अफ़गानिस्तान स्थित है, और पूरब से भारतीय प्लेट और पश्चिम से अरेबियन प्लेट जो हैं, ये दोनों यूरेशियन प्लेट को नॉर्थ की तरफ में पुश करने की कोशिश करते हैं, और इसी के कारण से यहाँ पर फॉल्ट लाइन क्रिएट होता है। और उस फॉल्ट लाइन में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, क्योंकि एक दो नहीं तीन प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्यों वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है। और हिमालय रीजन है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है महाद्वीपीय टक्कर से, और उसके कारण भी भूकंप देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक है, यही टॉपिक है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये, इसको ज़रा सा कॉन्सेप्ट वाइज में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए परिसीमन नामक एक चीज़ होती है, परिसीमन नामक एक चीज़ होती है। परिसीमन क्या है भाई, ये होता है कि प्रति जनसंख्या के पश्चात जितने भी जनसंख्या का गणना होगा, जनगणना, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। जनगणना के पश्चात हर वर्ष जब जनगणना होगा उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। इसका तात्पर्य होता है कि लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र इनको बढ़ाया और घटाया जाता है। आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, और यही परिसीमन कहलाता है। परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग भी गठित किया है। तो सब जानेंगे आज, डिटेल में समझेंगे। लेकिन न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर साउदर्न स्टेट बीइंग पनिश्ड फॉर देयर सक्सेस। और ये जो टॉपिक है इसमें दो चीज़ों की बात हुई है आज। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, एक तो है इसमें बात किया इन्होंने मुख्य रूप से कि 15वां जो वित्त आयोग है उसने जनसंख्या का आधार पर कुछ चीज़ों को डिटरमाइन किया है। तो साउदर्न स्टेट के जनसंख्या और गरीबी इन सब में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब इसके कारण से उनको एड कम मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये तो हो गया कि भाई अगर आप अच्छा काम करो तो हमको पनिश करेंगे। इन्होंने इसमें बताया है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर, टैक्सेशन से लेकर और भी बहुत सारे मुद्दों में जो फाइनेंशियल कमीशन बनती है वो क्या कर रही है, तो जनसंख्या, गरीबी और आपने कितना सुधार किया है, इन चीज़ों के आधार पर एड, जैसे गरीब राज्यों को ज़्यादा धन देने की कोशिश करती है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा धन देने की कोशिश की जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या इसमें न केवल वित्तीय रूप से बल्कि फाइनेंशियल रूप से दोनों तरीके से जो दक्षिण के राज्य हैं, क्या इनको नुकसान पहुँच रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सक्सेस के लिए।
तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझते हैं। वित्त आयोग वाली चीज़ कभी और समझेंगे, आज मुख्य रूप से हम लोग परिसीमन को समझेंगे इसमें। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। परिसीमन को लेकर दक्षिणी भारतीय राज्यों की क्या चिंता है, इसको आज हम लोग कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे जो दक्षिण के राज्य हैं वो फाइनेंशियल कमीशन के सामने क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम लोग टैक्स ज़्यादा कलेक्शन करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ गरीबी भी कम हुई है, हमारे यहाँ असमानता जो है वो भी कम हुई है। और ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमने अच्छा किया है, सक्सेस हमने इसमें हासिल किया है। और आप इन आधारों के ये जो क्राइटेरिया है इनके आधार पर हमारे पैसे कम कर रहे हैं। तो ये एक सवाल उठाया गया है। और एक और बहुत बड़ा सवाल है परिसीमन को लेकर। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी समझेंगे। आज परिसीमन की बारी है, अगले दिन फाइनेंशियल कमीशन की हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर कि जैसा कि देश अगली जनगणना की तैयारी कर रही है, देखा गया है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों के केंद्रीय निधि के छोटे हिस्से के साथ साथ लोकसभा सीटों का परिसीमन दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक लागू किया है उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में प्रभावी ढंग से, यानी कि उन्होंने जनसंख्या को कम किया है, तो हो सकता है उनकी लोकसभा सीटें कम हो जाएं। ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया। यानी कि यूपी और बिहार जो जीत गया वो सेंट्रल में गवर्नमेंट बना ले जाएगा, दक्षिण के राज्यों की तो वैल्यू ही नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। तर्क यह है कि दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने उनके प्रयासों को मान्यता दी जानी चाहिए और पुरस्कृत किया जाना चाहिए, न कि उनकी सफलता के लिए दंडित किया जाना चाहिए। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का अर्थ होता है जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय करना। इतना भारी भरकम शब्दों में नहीं समझना है। परिसीमन का तात्पर्य होता है लोकसभा की सीटों का बंटवारा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, विधानसभा की सीटों का बंटवारा, बस बात खत्म। ठीक ना, जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर कितने सीट होते हैं उसको बंटवारा करना। जैसे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लोकसभा सीट का जिला से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। हो सकता है जो दरभंगा का सीट है उसमें एक से ज़्यादा जिले के गांव वगैरह शामिल हों। ये भी हो सकता है कि जो दरभंगा ग्रामीण का जो सीट है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने एरिया का, विधानसभा का सीट है, उसमें एक से ज़्यादा जिलों के क्षेत्र शामिल हों। ऐसा भी हो सकता है कि जो दरभंगा का पूरा एक संसदीय क्षेत्र है उसमें मधुबनी के भी कुछ गाँव वोट करते हों। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा सीटों का जिलों से कोई लेना देना नहीं होता है। खास तौर से एक से ज़्यादा जिले के जो गांव हैं या शहर हैं, कस्बे हैं, वो एक लोकसभा सीट के तहत शामिल हो सकती है। ओके, आगे देखिए क्या है कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में बनाया गया था। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। 1952, 62, 72, 2002 के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए हैं। 52, 62, 73 और 2002 में 4 बार स्थापित किए गए हैं परिसीमन आयोग। पहला परिसीमन कार्य राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की मदद से 1950-51 में किया गया था। पहला बार कब किया गया था? 1950 और 51 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। इतिहास क्या है? अंतिम परिसीमन की क्रिया जिसने लोकसभा के राज्यवार संरचना को बदल दिया 1976 में पूरी हुई थी 1971 की जनगणना के आधार पर। आज भी जो आपके लोकसभा के सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर ही तय किया गया था 1976 में। उसके बाद से लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया गया ना तो घटाया गया, वैसे की वैसे ही है। ओके, भारत का संविधान कहता है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों में सीटों का जनसंख्या से अनुपात जितना संभव हो उतना मिल सके। अब यही जो संविधान कह रहा है इसी से नुकसान हो रहा है किसका? तो दक्षिण भारत के राज्यों का। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमने जनसंख्या परिवार नियोजन को लेकर तो बहुत अच्छा काम किया, आप यूपी बिहार वालों ने तो बहुत खराब काम किया है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ तो जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमने जनसंख्या को कम किया है, कंट्रोल किया है। अब आप बोलोगे आपको लोकसभा सीटें भी कम देंगे हम, ये तो अन्याय है। यानी कि दक्षिण के राज्यों के लिए आपको अलग से पैमाना अपनाना चाहिए, जनसंख्या के इतर भी आपको पैमाना अपनाना पड़ेगा और आपको दोनों को समानता रखनी पड़ेगी। हालांकि इस प्रावधान का मतलब यह था कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में कम हस्तक्षेप किया उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। इस परिणाम से बचने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन शासन के दौरान परिसीमन को 2001 तक निलंबित करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने बोला कि इस झंझट को हम समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम नया आज़ाद हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि 2001 तक के लेकर लो, आने वाली जो सरकारें होंगी, आने वाली जनरेशन होंगी वो इसको देखेंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे इसको। 2001 में क्या किया गया? 2001 की सरकार ने बोला कि हम भी इसको नहीं करेंगे, इसको 2026 तक के लिए छोड़ दो। अब 2026 आने वाला है 2-3 सालों में, तो अब ये समस्या आपके सामने आ गई है, तो 2026 के लिए इसमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नया संसद भवन का निर्माण भी हो चुका है और जो संसद की सीटें हैं उसको बढ़ाने की भी अब कोशिश की जाएगी। तो किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, इसी को लेकर जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करनी शुरू कर दी है। 2 चीज़ों को लेकर करते हैं वो चिंता।
एक तो करते हैं परिसीमन को लेकर और एक करते हैं जो वित्त आयोग होता है आपका, वित्त आयोग जो रिकमेंडेशन करती है जनसंख्या, गरीबी, इनके आधार पर, टैक्सेशन के आधार पर। तो दक्षिण के भारत के राज्य में उद्योग धंधे खूब अच्छे हैं, डेवलप्ड भी हैं वो राज्य तो, और वहाँ से टैक्सेशन भी ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको उस अनुपात में पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, तो उसको तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज परिसीमन की समस्याओं को देखते हैं। 2026 आ गया, भारत सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 1976 से ही टाला जा रहा है, 50 साल से ज़्यादा इसको हो जाएंगे। अब बंटवारा करना जरूरी हो जाएगा, किसका? तो लोकसभा के राज्य सीटों का बंटवारा जरूरी हो जाएगा। जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि दक्षिण के राज्यों की अगर जनसंख्या कम है तो उनको सीटें कम मिले, उनको कुछ न कुछ अनुपात में आपको देना ही पड़ेगा। वैसे ही यूपी 80 सीट लेकर बैठा हुआ है, यूपी और बिहार मिलाकर कितने हो जाते हैं? तो ये करीब 120 सीट हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में सीट हो जाता है ना। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग अधिनियम बनाती है। यही है वो अधिनियम, यही है वो आर्टिकल जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, यही वो आर्टिकल, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। राज्य सरकार 170 के तहत इसका गठन करती है। परिसीमन आयोग की संरचना को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल आयोग होती है ये। इसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट और संसद भी प्रभावित नहीं कर पाती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल आयोग होती है ये। आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक सवाल आपका यहीं से आ सकता है, यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करती है। दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है, संगठन कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, संबंधित राज्य के आयुक्त होते हैं। बस ये 3 लोग इसमें काम करते हैं। कार्य क्या करती है? सभी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करती है। जैसे भी वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो राज्य जो 2019 के बाद से पुनर्गठित किया गया है, तो वहाँ पर परिसीमन आयोग को गठित किया गया था और वहाँ पर उसने रिकमेंड भी किया है सीटों को लेकर। SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, ऐसी सीटों की पहचान करना। जहाँ पर SC और ST वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वैसी सीटों का रिकमेंडेशन करना कि यहाँ पर SC ST आरक्षण को लागू किया जाए। शक्तियां क्या है? आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होती है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है, जिसके आदेशों में कानून की शक्ति होती है। किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। देश की किसी भी अदालत के समक्ष परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकते। इतना पावरफुल कमीशन होता है ये, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। परिसीमन आयोग दक्षिण राज्यों के लिए किस प्रकार से अनुचित है? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। विकास, 21वीं सदी की शुरुआत के बाद दक्षिण के राज्यों की आर्थिक स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। 1990 के दशक के पहले उत्तरी राज्य आय और गरीबी के स्तर के मामले में दक्षिण राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 1990 के पश्चात दक्षिण के राज्यों ने बहुत जोर लगाया और वो आगे निकल गए। और देखिए उल्लेखनीय वृद्धि की, गरीबी में कमी आई है। इस आर्थिक बदलाव का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दक्षिण के राज्यों में वृद्धि और विकास को गति देने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली है। दक्षिण के राज्यों में केवल 3 राज्य यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की GDP पूर्व के 13 राज्यों से अधिक हैं। ये जो केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, इनकी GDP पूर्व के 13 राज्यों से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़े राज्य हैं। शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणाम, शिक्षा की रिपोर्ट में भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा दक्षिण राज्यों में स्नातकों का उच्च अनुपात कौशल के लिए विशिष्ट क्षेत्र के अधिक प्रसार को इंगित करता है, यानी कि वहाँ पर स्नातक लोगों का भी जो जनसंख्या है वो भी ज़्यादा है और वो स्किल्ड जनसंख्या भी है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज इतने बढ़िया काम करते हैं कि प्राइवेट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर। उदाहरण के 2001 में उत्तर प्रदेश की केवल 5% आबादी स्नातक थी 2011 में, जबकि तमिलनाडु में लगभग 8% आबादी बैचलर डिग्री को प्राप्त थी। 2011 की बात हो रही है ये। शासन कारक, यदि दक्षिण राज्यों में शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणाम बेहतर है, इसका तात्पर्य यह भी है कि वहाँ परखने की क्षमता और निर्णय लेने की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, है ना। दक्षिण के राज्यों में बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और उच्च नागरिक सक्रियता की उम्मीद से पता चलता है कि वहाँ के मतदाता उत्तर की तुलना में बेहतर शासन के लिए मतदान करने की अधिक संभावना रखते हैं। वहाँ के मतदाता जाति और धर्म से ऊपर जाके मतदान करते हैं, ये यहाँ पर कह रहा है। तार्किक क्षमता से मतदान करते हैं, डेवलपमेंट और विकास के मुद्दों पर मतदान करते हैं। इसीलिए कई सारी उत्तर की पार्टियां दक्षिण में जाकर पिछड़ जाती हैं, क्योंकि इनका तो हर चीज़ में धर्म 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 होता है और वहाँ पर होता है कर्म, तो इसलिए पिछड़ जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ के मतदाता भी अच्छे समझ बूझ वाले होते हैं, ऐसा ये कह रहा है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और ये किस आधार पर कह रहा है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेटेड लोगों की संख्या ज़्यादा है हमसे,
केरल में 95% से ज़्यादा के एजुकेसी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या है। लिटरेसी रेट उनका बहुत ही है। उत्तर के लिए लाभ, जनसंख्या पैटर्न के आधार पर राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मौजूदा वितरण उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक झुका हुआ है इसके पक्ष में कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना सीट, तब तो आबादी और बढ़ाएंगे राज्य, है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में सीटों की संख्या कम है। यदि परिसीमन होता है तो अगली परिसीमन प्रक्रिया के दौरान उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ सकता है और इससे विवाद खड़ा हो सकता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस संबंध में क्या मुद्दे हैं? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। 2019 के शोध पत्र इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अनुसार यदि परिसीमन 2031 की जनगणना 2026 के बाद जल्द से जल्द निर्धारित के अनुसार किया जाता है तो अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 21 सीटें हासिल होंगी, जबकि तमिलनाडु और केरल को मिलाकर 16 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल को 16 सीटों का नुकसान हो जाएगा, वहीं यूपी और बिहार में 21 सीटें और बढ़ जाएंगी। यानी कि अभी जो 120 सीटें होती इनको मिलाकर वो 141 सीट हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्यों दक्षिण के राज्य जो हैं वो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। आंकड़ों से पता चल रहा है आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। और 2026 के बाद जब परिसीमन बताएगा तो परिसीमन कब होगा? 2031 में जो जनगणना होगा, या हो सकता है जैसे भारत सरकार ने जनगणना में लेट किया है, हो सकता है कि अगले साल जो जनगणना किया जाए उसके आधार पर परिसीमन कर लिया जाए। ओके। SC/ST के लिए आरक्षण को प्रभावित करना। अनुसूचित परिसीमन और सीटों के पुनर्आवंटन के परिणाम स्वरूप न केवल दक्षिण के राज्यों के सीटों का नुकसान हो सकता है बल्कि उत्तर में उनके समर्थन आधार वाले राजनीतिक दलों की शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है। इससे संभावित रूप से सत्ता का उत्तर की ओर दक्षिण से दूर स्थानांतरण हो सकता है। जो सत्ता है वो उत्तर के लोगों के हाथों में संपूर्ण रूपेण आ सकता है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक मुद्दे अलग होंगे और उन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे और कहीं न कहीं दक्षिण के लोगों का जो राजनीतिक मुद्दा है वो छूट जाएगा पीछे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आंकड़ों सहित मैंने आपको समझा दिया है। अब अपने बिहार स्पेशल पर हम लोग चलते हैं। बिहार स्पेशल में क्या है न्यूज आज का कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 18 अक्टूबर 2023 को इस तिथि को ध्यान में रखिएगा। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप जो 2023 से 2028 तक के लिए शुरू किया जा रहा है। पहला कृषि रोड मैप कब आया था? 2008 में आया था। ये सब तो पीटी के लिए याद किया होगा। रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2008 में पहला कृषि रोड मैप शुरू किया गया था और उसमें प्रणब मुखर्जी थे। तो तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारंभ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। चौथे का शुभारंभ कौन कर रही हैं? तो राष्ट्रपति महोदया कर रही हैं। बिहार में कृषि रोड मैप से किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि धान, मक्का, गेहूं और आलू उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है, यानी कि क्वांटिटी और प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है वो भी बढ़ा है। उत्पादन और उत्पादकता इसी को कहा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। 2008 में और 2012 तक पहले कृषि रोड मैप के तहत कार्य किए गए। 2011-12 में नालंदा के किसान ने प्रति हेक्टेयर धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर चीन को भी पीछे छोड़ दिया था, और आलू के उत्पादन में भी नालंदा जिले के गांव ने विश्व का कीर्तिमान बनाया हुआ है। ये सब फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोड मैप के तहत कार्य किए गए, जिसके फलस्वरूप सब्जी, दूध, अंडा, मछली का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। और 2017 से 2022 तक तीसरा कृषि रोड मैप चला था और तय किए गए थे, लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल के बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था और चतुर्थ कृषि रोड मैप का अब शुरुआत किया जा रहा है। बिहार के मछली के उत्पादन में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, ये नीतीश कुमार जी बता रहे थे। अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, यानी कि हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश वगैरह से हम खूब सारा इंपोर्ट करते थे, तो ये भी नहीं करना पड़ता है। चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है, ये भी हमारी एक उपलब्धि है और इसमें कृषि रोड मैप का बहुत ही बड़ा योगदान है। आलू, गोभी, बैगन, टमाटर का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। बिहार में मखान का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है और इसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि के साथ साथ पशुओं की उचित देखभाल, यहीं से सवाल पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा क्या अंतर है बाकी कृषि रोड मैप में, चौथे कृषि रोड मैप में? तो पशुओं की उचित देखभाल, पशुपालन बिहार सरकार प्रोत्साहित करेगी।
प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल खोला जा रहा है ताकि पशुओं की उचित देखभाल हो, इलाज हो सके। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा चौर क्षेत्र है। वर्ष भर 9 महीने पानी लगा रहता है। 9 लाख हेक्टेयर भूमि चौर क्षेत्र है। कृषि रोड मैप के तहत ऐसे 6 जिलों के लिए योजना की शुरुआत की गई है जहां पर चौर के क्षेत्र हैं, पानी लगा रहता है, उसके कारण से वहां पर उत्पादन नहीं हो पाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आप सवाल अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 3 कृषि रोड मैप की क्या उपलब्धि रही है। 3 कृषि रोड मैप की क्या उपलब्धि रही है, क्या चौथे कृषि रोड मैप में कौन कौन सी नई चीज़ें डाली गई हैं, इसके बारे में आप सवाल लिख सकते हैं कि 3 कृषि रोड मैप की क्या उपलब्धि रही है, क्या चौथा कृषि रोड मैप जो है वो अपने लक्ष्य में सफल होगा, इसको लेकर आप सवाल लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।